नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं देश की बात। आज हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और मंझे हुए पत्रकार हैं और अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हम उनसे बिहार चुनाव को लेकर के बात करेंगे और उस मुद्दे पे बात करेंगे। खुद एक पत्रकार रहे हैं ये। तेजस्वी यादव ने जो मीडिया को लेकर के अभी कुछ दिन पहले हमला बोला है, 2 दिन पहले, कि लगातार मीडिया जो है पूरी तरह से सरकार ने उसे हाईजेक कर लिया है। तो मीडिया को लेकर के लगातार बातें होती रहती हैं। अब तेजस्वी ने भी हमला बोल दिया है, किस तरह देखते हैं? इसके लिए मीडिया खुद ही जिम्मेदार है। मीडिया के लोगों को, मतलब हम भी मीडिया के लोग हैं, इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं मैं कि मीडिया को आत्मचिंतन की ज़रूरत है। एक बार जस्टिस BN कृपाल ने कहा था कि अगर जज और पत्रकार अपने रास्ते से विमुख हो जाए तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि न्यायपालिका और पत्रकारिता दोनों ही अपने रास्ते से भटक गई है। तो पत्रकारिता का धर्म जो है सच के साथ और गलत के खिलाफ खड़ा होना है। देखिए, सरकार की बातें बताने के लिए तो सरकारी माध्यम है, विज्ञापन है, एजेंसियां हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जनता की आवाज़ को कौन बताएगा? आपातकाल के दिनों की बात होती है। आपातकाल में सेंसरशिप लागू था और मुझे याद है अच्छी तरह से कि वो कहा जाता था कि साहब आकाशवाणी के लिए और अखबारों के लिए कहा गया था कि साहब उनका हर समाचार श्रीमती गांधी ने कहा है, श्रीमती गांधी ने यह भी कहा है, श्रीमती गांधी ने आगे ये कहा है। और अगर जिस दिन कुछ नहीं कहा उस दिन कहा कि पिछले दिनों श्रीमती गांधी ने कहा है या उनके 20 सूत्री कार्यक्रम में ये है। आज आप आकाशवाणी उठा के देखिए, हालांकि हम तो ना तो टीवी देखते हैं ना आकाशवाणी सुनते हैं, लेकिन जब कार चलाते जाते हैं तो FM रेडियो पर भी जो बीच बीच में समाचार आते हैं, कोई समाचार नहीं होता है जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के साथ ना हो और अंत मोदी जी के साथ ना हो। विपक्ष का तो कहीं कोई नाम लेवा ही नहीं होता है। उसी तरह से बिहार की हालत है। देखिए, मैंने बिहार में पत्रकारिता की है। तेजस्वी का एकदम गुस्सा फूटा था लगातार। वो जिस तरह आक्रामकता से बोल रहे थे, उनकी बातों को, हालांकि उन्होंने कहा कि हम पैसा भी देते हैं तो भी हमारी खबरें नहीं छापते हैं। ये तो तेजस्वी की गलत बात है। तेजस्वी को पैसा क्यों देने की जरूरत पड़ रही है? सीधी सी बात है। देखिए, भ्रष्ट तो सबने किया है और भ्रष्ट हम सब हुए हैं, ये भी सही है, सच है ये। लेकिन अब सवाल है कि अब आप जितना भ्रष्ट कर सकते हैं उससे ज़्यादा भ्रष्ट करने वाले लोग खड़े हैं, तो उस दौड़ में आप शामिल नहीं हो। ये तो आपकी ये बात तो गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन सीधी सी बात है, पत्रकारिता का धर्म क्या है? हम किस लिए पत्रकार बने हैं? हम जब पत्रकार बने थे तो हमारे सामने था कि हम ऐसे लोगों की आवाज़ को सामने लाएंगे अखबार में, और मतलब उस समय तो टीवी चैनल था ही नहीं, लेकिन उन लोगों की बात ले जाएंगे जिनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई छापने को तैयार नहीं है, उनकी आवाज़ हम बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज है नहीं, स्पेस नहीं है। आज जो है पूरा आप बिहार में चुनाव हो रहा है, एक तरफा खबरें जो हैं, वो चाहे नीतीश कुमार जी की हों, चाहे भाजपा के लोगों की हों, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। या अगर कोई RJD की या किसी अन्य दल, कांग्रेस की खबर होगी तो उसमें क्या गलतियां हो रही हैं या कहाँ सिर्फ फुटबॉल हो रही है, तो ये सारी खबरें सब। बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे? लगातार उनकी चर्चा हो रही है। देखिए, प्रशांत किशोर जो हैं, बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं और सही कर रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कभी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हैं, कभी मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी लालू जी के भी खिलाफ बोलते हैं, सबके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो पेशेवर झूठे हैं। ये बात वो खुद भी कहते हैं। ये खुद उन्होंने कहा अपने भाषण में, एक इंटरव्यू में, कि मोतिहारी में नरेंद्र मोदी जी ने जब भाषण दिया था, वो भाषण मैंने लिखा था और जानते हुए लिखा था कि ये झूठ बात है, ये कभी नहीं होने वाला है। वो क्या था? मोदी जी ने कहा था कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो मोतिहारी में जो शुगर मिल है उससे बनी हुई चीनी का चाय पीऊँगा। ये प्रशांत किशोर ने कहा, ये झूठ मैंने ही लिखा था और उस झूठ को उन्होंने पढ़ा था। तो जब तुम दूसरों के लिए झूठ बोल सकते हो तो अपने सत्ता में आने के लिए कितना झूठ बोल रहे होगे, कितनी ऐसे वादे कर रहे होगे, ये बात तो जग जाहिर है। और एक सवाल बार बार उठता है कि उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, पॉलिटिकल फंडिंग कहाँ से हो रही है? जितने पैसे वो खर्च कर रहे हैं प्रोफेशनल, अभी तो पार्टी उन्होंने खड़ी कर ली है, लेकिन जब पार्टी नहीं खड़ी हुई थी उस समय हमसे किसी ने बताया था कि जब जैसे मान लीजिए अगर मोतिहारी में उनका कार्यक्रम है और उसके बाद वो बेतिया में या मुजफ्फरपुर में जा रहे हैं, तो 2 दिन पहले से ही वहाँ सारे टेंट गड़ जाते थे, टॉयलेट की सुविधा हो जाती थी, खाने पीने के सारे इंतजामात हो जाते थे, होटल सारे के सारे बुक हो जाते थे। तो ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? तो इसलिए लोगों को संदेह होता है कई बार कि वो हो सकता है कि बीजेपी के लिए खेल खेल रहे हों। मैं भी बीजेपी कई
घोड़ों पे दांव लगा रही है। नीतीश कुमार तो सबसे पैदल हैं, मतलब उनका तो कोई ठिकाना नहीं है। अगर हारे जीते जो भी हैं मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे, ये बात तो तय है। जनता ने नकार दिया है। जनता ने नहीं, बीजेपी ने नकार दिया है। जनता ने क्या करेगी वो मालूम नहीं है, लेकिन अगर बहुमत बीजेपी भी आज तक बिहार में सरकार कभी बना नहीं पाई है। बिहार ही एक ऐसा स्टेट है। हाँ वो नहीं बना पाई है, लेकिन उसकी कोशिश है ना, उसकी कोशिश है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीत करके लाएं। और अगर लेके आ गए वो, तो नीतीश कुमार की पार्टी टूट जाएगी। कुछ लोग आरजेडी में चले जाएंगे, कुछ कांग्रेस में और कुछ बीजेपी में चले जाएंगे। तो इसका कोई बहुत नहीं रहेगा। और उनको तो मुख्यमंत्री ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि 2 बार मान चुके हैं ना भाई। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, तो इस बार तो वो नहीं करेंगे। चिराग पासवान को लेकर के आप क्या कहेंगे? आजकल बड़ा उनके होर्डिंग्स वगैरह कुछ दिन पहले लगी थी मुख्यमंत्री के रूप में, भावी मुख्यमंत्री। चिराग पासवान जी के पिताजी भी भावी मुख्यमंत्री के रूप में कभी काफ़ी हम लोग उनके बड़े करीब थे, रामविलास पासवान जी। और चूँकि संघर्ष से पैदा हुए थे, वो संघर्ष की राजनीति से निकल करके आए थे। और वो कहते थे इसके साथ गुलाब जामुन खाते थे, सरकार उसकी शाम को बन जाती थी। अब वो तो खैर अलग किंग मेकर कहा जाता था। वो ठीक है, वो सब तो मौसम विज्ञानी उनको कहा जाता था, राजनीति का मौसम विज्ञानी। लेकिन एक बार जो मैं ये भी बता रहा हूँ ना कि एक बार जो है हम उनके करीब थे, मतलब करीब क्या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि साहब वो लालू जी की पार्टी के साथ समझौते की बात हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। हमने कहा कि इस समय तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके लोग और उनके लोग एक दूसरे के इतने विरोधी हैं कि वो जब तक मतदान केंद्र तक बात पहुँचेगी तब तक मामला बिगड़ चुका होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ना, आप बात सही कर, आप एक बात सही है। अगले दिन मेरे पास फ़ोन आया उनके घर से कि साहब वो फलां होटल में साहब ने बुलाया है। हमने कहा क्या हो गया? कहा कि कोई महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम वहाँ गए तो देखा रघुवंश बाबू खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं, आरजेडी के लोग हैं, और पता लगा दोनों मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव बुरी तरह हार गए। तो लालू यादव की महानता थी जो रामविलास पासवान को राज्यसभा में भेज दिया, नहीं तो वो तो कहीं के नहीं थे। अच्छा सर, मजे हुए पत्रकार हैं, तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए निकाल दिया गया है, क्या असर डालेगा आरजेडी पे? बहुत खास असर तो नहीं डालेगा, कुछ खास असर नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि तेज प्रताप की जो जिस तरह की हरकतें रही हैं वो एक तरह से उनके परिवार पर बोझ ही थे वो। और कहीं जा कर के क्या चुनाव तो जीतते थे। चुनाव तो जीतते थे, लालू के कारण जीतते थे ना। लालू यादव का काम था राघोपुर में और सारा ये था, तो इसलिए वो लोग चुनाव जीतते थे उनके लोग। अब तेजस्वी ने लेकिन पिछली बार साबित किया कि लालू यादव का साया न रहते हुए भी वो इतनी बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने आरजेडी को खड़ा किया। तेजस्वी में करामात है, लेकिन तेज प्रताप की तो जितनी चर्चाएं हुई उनके क्या उसको बोलते हैं, मस्खरेपन के लिए ही हुई या उलटबांसियों के लिए ही हुई। और जिस तरह के काम वो कर रहे हैं उसको लेकर के पता नहीं, मतलब उनका पारिवारिक मामला है। वैसे को लेकर क्या कहेंगे? अब देखिए, सबके बारे में हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन का ये तो नहीं है, वोट तो काटेंगे। पिछली बार अच्छा प्रदर्शन था। हाँ, लेकिन देखिए असल में क्या है कि ये चुनाव जो है, ये चुनाव कुछ खास लोगों के लिए एकदम निर्णायक घड़ी का है। ख़ास तौर से जो अक़लियत के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, वो इस बार कतई नहीं चाहेंगे कि वोटों का किसी तरह से विभाजन हो। जैसे लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी वैसे चाहते थे चुनाव लड़ना, लेकिन यहाँ के मुस्लिम समाज ने कह दिया था, अल्पसंख्यक समाज ने, कि भाई आप मत आइए, आएंगे तो आपको कोई साथ होत देगा नहीं। और उन्हीं लोगों का दबाव था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने एक एका बनाया था, गठबंधन किया था, और उसके नतीजे सामने आए थे। तो वही इस बार भी मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में भी होने जा रहा है, क्योंकि ओवैसी का जो संगठन है वो किशनगंज के इलाके में, जो सीमांचल का इलाका है, वहाँ पे है, जो भी है वहाँ पे उनका असर है जो भी है। और हमारे मित्र हैं अख्तरुल इमान, उनके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, वो पिछली बार भी जीत करके आए थे। हालांकि जो जीत के आए थे उसमें ज़्यादातर तो चले गए जदयू में, और इधर उधर कुछ इधर आ गए, कुछ उधर चले गए। आखिरी सवाल है सर, नरेंद्र मोदी लगातार कैंपेन कर रहे हैं बिहार चुनाव में, इस बार क्या कितनी बड़ी भूमिका होगी? प्रधानमंत्री को देखते हुए वोट पड़ेंगे कि नहीं? अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि एक भाषण उन्होंने दिया, किसी ने हाथ तक खड़े नहीं किए। नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा था। नहीं, कहीं से मैंने सुना था, शायद आपने कहा या किसी पत्रकार ने कहा। नहीं, हमने नहीं कहा। आपने कहा था। देखिए, मोदी जी पीके ने कहा था, पीके ने कहा भी कहा हो, मुझे नहीं मालूम है। मोदी जी चुनाव मैनियक हैं। अगर नगर पालिका का चुनाव हो, उनको बुला लिया जाए तो उसमें भी चले जाएंगे वो। तो इसलिए वो तो प्रचार मंत्री हैं, जो भी हैं, प्रधानमंत्री क्या क्या उनको कहते हैं लोग। तो बिहार में तो जाते ही रहते हैं। पिछली बार भी प्रधानमंत्री नया शब्द है। क्यों? जो हाँ नहीं, परिधान मतलब कपड़ा,
वो रोज़ हर दिन इतनी बार कपड़े बदलते हैं, तो उनका नाम ही लोगों ने प्रधानमंत्री कर दिया है। कितने महंगे सूट, कितने महंगे। कुछ बड़े नेताओं का, बड़े पत्रकारों का ये भी कहना है कि सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं इतिहास के। झूठे भी हैं और मूर्ख भी हैं। मूर्ख हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल। अगर मूर्ख नहीं होते तो कोई पढ़ा लिखा आदमी कहेगा क्या कि तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार में है? जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा, जो मिडिल भी पढ़ा होगा, हाई स्कूल पढ़ा होगा, उसको मालूम होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है, चाणक्य वहाँ से आया था। कोई कहेगा कि सिकंदर का दीन इलाही का बेड़ा पटना में डूबा था? इतिहास तो बदला जा रहा है, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय आजकल चल रहा है। भैया, लेकिन तथ्य को नहीं ना बदल सकते हैं। आप एक और तक्षशिला विश्वविद्यालय खोल लीजिए, लेकिन ये नहीं कहिएगा कि पहले से। जैसे आप अभी कह रहे थे कि अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई कभी हुई नहीं, ये पेश करके लगातार दिखाया, जबकि जाते थे मान सिंह। हाँ भाई, अकबर राणा प्रताप की सेनाओं में लड़ाई तो हुई, हल्दी घाटी का युद्ध तो हुआ ही था, लेकिन युद्ध के लिए मान सिंह आमने सामने कभी भी अकबर और राणा प्रताप नहीं लड़े। अकबर के सेनापति मान सिंह थे, मिर्जा राजा मान सिंह थे, और इनके राजा राणा प्रताप के थे हाकिम खान सूरी। हाकिम खान सूरी इनका सेनापति था। ये कभी इतिहास बताता है क्या हमको? तो लेकिन आखिरी सवाल, किसकी सरकार बनेगी? कहाँ पर? बिहार में? ये तो किसी भविष्य वक्ता या नौजुम से पूछिए, ज़्यादा बेहतर बताएगा। पत्रकार है, मजे हुए हैं। हम कोई पत्रकार नहीं है। होगा कोई बिहार के गणित तो वैसे भी समझ में नहीं आता। नहीं है, सवाल ही नहीं है। टीवी चैनलों पे जब हमसे पूछते हैं लोग ना, तो हम कहते हैं कि जिससे तुम करोड़ों रुपए दे करके ओपिनियन पोल कराते हो, हमके 2,000 रुपये 3,000 रुपये दोगे और चाहोगे कि हम तुमको पूरा भविष्य बता दें, तो ये कैसे संभव है? या तो 2 करोड़ रुपये दो, तो वही बात है, आपके साथ भी है। सही बात है। कैसे कोई बताएगा भाई? देखिए क्या खेल होगा मतदाता सूचियों में, क्या खेल होगी, किसके गठबंधन किससे बनेगा, कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेगी, वो कितनी सीटें लड़ेंगे, ये लोग कितनी सीटें बेचेंगे, कौन कितनी बेचेगा, क्या खरीदेगा। सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक ये आखिरी सवाल है। मोदी जी को आपने कह दिया कि मूर्ख भी हैं, सबसे झूठे प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन उन्हें तो दुनिया इतनी पसंद कर रही है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन करके आए हैं, विश्वगुरु तक माना जाता है उनको। देखिए, दुनिया में एक ऐसा दौर चला है जिसमें जितने मूर्ख, उजड़, गंवार और क्या उसको बोलते हैं, पाखंडी भी नहीं कह सकते हैं, उच्छृंखल जैसी बातें करता हो, एसेंट्रिक बातें करता हो, उन्माद भरी बात। भाई ट्रंप जैसा मूर्ख आदमी अगर दोबारा राष्ट्रपति अमेरिका का हो सकता है, भाई भारत में तो एक बहुत बड़ी आबादी निरक्षर लोगों की है, लेकिन अमेरिका में तो 100% पढ़े लिखे लोग हैं ना। वो लोग जब ट्रंप को दोबारा ला सकते हैं, दुनिया के तमाम मुल्कों में तानाशाही एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं अपने देश के बारे में कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप बताइए, हमारे प्रधानमंत्री विश्वगुरु हैं, दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया का शायद ही कब तो कोई देश बचा हो जहाँ नहीं गए होंगे, सब उनको अपना सबसे बड़ा सम्मान देते हैं। अभी घाना में गए, कहाँ गए, सब लोगों ने दिया, अपना राष्ट्रीय सम्मान दिया उनको। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र में वोट करने का समय आता है तो भारत के पक्ष में 10 लोग खड़े होते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ के पक्ष में 183 लोग खड़े होते हैं, और अध्यक्ष बन जाता है। वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन जाता है। पहलगांव में हमारे यहाँ हमला होता है, एक भी दुनिया का देश हमारे साथ खुल करके खड़ा नहीं हुआ, और पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हो गया, तुर्की खड़ा हो गया, अमेरिका खड़ा हो गया, सऊदी अरब खड़ा हो गया, जिसका धन्यवाद पाकिस्तान ने किया। तो क्या हमारी वैल्यू है? क्या है? हम अपने मुंह में मिट्टू बनते रहिए। जयशंकर गुप्ता कहें कि बहुत बड़े हम पत्रकार हैं, घंटा हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर असली बात तो है ना कि जो जनता क्या आपको समझती है। तो ये थे हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी, जो लगातार अपनी बातें कर रहे थे। मोदी को मूर्ख तक इन्होंने कहा कि मोदी जी कम पढ़े लिखे और मूर्ख प्रधानमंत्री हैं। देश की बात के लिए जयशंकर गुप्ता बातें करते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। मूर्ख हैं कि नहीं तो वो बताएंगे, लेकिन मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, ये इनका कहना था। तथ्यों से विपरीत, जो तथ्य नहीं है उसके खिलाफ बोलते हैं। अब कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी तो नहीं कहेगा ना कि मगहर में वो गुरु नानक देव, गुरु गोरखनाथ और संत कबीर एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक विमर्श करते थे। ये कौन कहेगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुजरात में पैदा हुए थे और लंदन में बैठ कर विवेकानंद जी के साथ मशवरा करते थे? ये कौन कहेगा? तो कौन कहेगा कि जापान में जा कर के कहेंगे वो बांग्लादेश की आज़ादी में जेल भी गए थे? अब वो गए होंगे, उन्होंने जाके वहाँ का दावोस की मीटिंग में कहा कि 600 करोड़ भारतीय मतदाताओं ने मुझको प्रधानमंत्री चुना है। 600 करोड़ तो पूरी दुनिया की आबादी नहीं हो सकती है।
तो इस तरह की बातें करने वाला आदमी अगर बहुत बड़ा अक्लमंद है तो मुझे अपने शब्द वापस लेने देश की बात के लिए धन्यवाद। एक फ़ोटो सर बस।